हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में हम लोग राज्य विधेयिका भी कहते हैं। इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट में जो सिस्टम चलता है वही सिस्टम हमारे सेंट्रल में भी चलता है। बस दोनों का स्टैंडर्ड अलग होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे देखा जाए तो प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट में क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। उसी प्रकार से आप सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। उसी प्रकार से द सेम डिट्टो आपको स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि हमारे जितने भी इंडिया के स्टेट हैं, सारे स्टेट में आपको दोनों का दोनों सदन नहीं मिलता है। तो हर स्टेट का अलग अलग कंडीशन होता है। सारे स्टेट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं आज की वीडियो में, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कौन सा ऐसा स्टेट होता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकता है, वो भी किन के मदद से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से। क्योंकि जो भी चीज होता है वो तो पार्लियामेंट ही डिस्कस करती है ना, कोई स्टेट खुद से तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसी चीज को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किन चीजों को। यहाँ पर सबसे पहला हमारा आज का क्या होगा कंटेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही दो चीज को हमको आज पढ़ना है। सॉरी। स्टेट लेजिस्लेचर को हम लोग हिंदी में राज्य विधेयिका भी कहते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में समझिएगा। हम जितनी भी कंटेंट को पढ़ रहे हैं सारा का सारा हमारा इंडियन पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत से लिया गया है, इसी बुक से है। सभी चीज़ आप इसको इस बुक को भी खरीद सकते हो, साथ में इसकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हम एक फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये भी जो आपके सामने में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इंडियन लेजिस्लेचर का एक जो हमारा ट्री देख रहे हैं, इस ट्री में हम लोग जितने भी रूट्स हैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि बार बार समझें, लेकिन एक रिवीजन के रूप में हम आपको दोबारा फिर से बतला दे रहे हैं। देखो, सबसे पहला जो इंडियन लेजिस्लेचर है, जो हिंदुस्तान का विधेयिका है, वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। देखो, ये डिवीजन किस समय में किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस समय में उन्होंने एक प्लान बनाया था। उनका ये मानना था कि जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा उसी प्रकार से हमारे स्टेट गवर्नमेंट में ही होगा। लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत अंतर होता है। उसी अंतर को हम लोग अभी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं यूनियन लेजिस्लेचर को। तो यूनियन जो लेजिस्लेचर होता है वो हमारा पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ध्यान रखिएगा, यूनियन लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो हमारे राज्य में होता है। ध्यान रखिएगा, यूनियन कहाँ हो जाएगा, सेंट्रल में, इंडिया के अंतर्गत आएगा। और स्टेट हम जिस भी राज्य में रह रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, झारखंड भी कहीं भी रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कंडीशन ये होती है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारा मतलब जो पार्लियामेंट है, उसके तीन अभूतपूर्व अंग होते हैं। सबसे पहला प्रेसिडेंट, जिसके बारे में हम लोग सभी चीजों को पढ़ चुके हैं डीपली। एक आता है हमारा राज्यसभा और दूसरा हमारा आता है लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा कहाँ हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा हमारा अपर हाउस, और लोकसभा हमारा क्या हो जाता है, लोअर हाउस। लोअर हाउस क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी लोअर हाउस में मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं, वो पीपल के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हाउस है, ज़्यादा लोग लोकप्रिय हाउस इसको कहते हैं। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो स्टेट काउंसिल का होता है, और देखा जाए तो ये उतना लोकप्रिय नहीं होता है, इसलिए ये अपर हाउस होता है। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किन के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, पीपल के द्वारा, मतलब कि आम आवाम जो होती है वो उसको सेलेक्ट करती है। लेकिन राज्यसभा में कौन होते हैं, तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यसभा को सेलेक्ट करते हैं। तो यही कंडीशन होती है। यहाँ पर कितने लोग नॉमिनेटेड होते हैं, ये सब चीज को हमने कवर कर लिया है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले, आज की जो क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को। स्टेट लेजिस्लेचर का जो फॉर्मेशन होता है वो दो प्रकार से बच्चों होता है। एक बाई कैमरल, बाई का अर्थ होता है दो, ध्यान रखिएगा, बाई मतलब दो, मतलब द्विसदनीय पद्धति। और एक हो जाएगा यूनी, यूनी का मतलब होता है एक सदनीय पद्धति। तो यूनिकैमरल स्टेट को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है इसके बारे में जो भी कंडीशन होगी उसको हम लोग समझने वाले हैं। उसके साथ साथ इससे पहले हम लोग बाई को समझ लेते हैं। देखो, बाई में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर उसको हम लोग विधान परिषद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, विधान परिषद।
और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग क्या कहते हैं, विधान सभा कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। उसके बाद है जैसे कि हमारे आप देख सकते हो लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते थे और राज्यसभा को हम लोग क्या कहते थे, आप यहां पे देख सकते हो अपर हाउस कहते थे। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग क्या कहेंगे, अपर हाउस कहेंगे। देखो अपर हाउस हुआ तो ये मत समझ लीजिएगा ये थोड़ा ऊपर होता है, नहीं नहीं, हमेशा याद रखिएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीजें जो जितने रूट में रहेंगी उतनी ज्यादा शक्तिशाली रहेंगी, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। जो ज्यादा सबसे ऊपर है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ये किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। गुड इवनिंग खुशबू। और हमारा जो विधानसभा होता है वो उसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। विधानसभा में जो भी मेंबर्स होंगे इस बात को ध्यान रखिएगा वो हम लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसके लिए एक बहुत दुख की बात है कि इसमें जो भी लोग होते हैं वो विधानसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। और देखा जाए तो ये अपर हाउस है, इसमें जो भी मेंबर्स होंगे वो हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये कोई मतलब नेता ही हो सकता है, ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पैसे वाले हों, पावरफुल हों, वैसे लोगों को भी विधान परिषद के अंतर्गत रखा जाता है। वो एक्चुअली दिखा है उसको एमएलसी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे एमएलए है, एमएलसी है। तो एमएलए हो गए कौन, तो लेजिस्लेटिव। याद रखिएगा एमएलए जो होता है ना, हमेशा याद रखिए वो पावरफुल बंदा होता है। पावरफुल बंदा मतलब जन प्रतिनिधित्व वो करते हैं, इसलिए जन के प्रतिनिधि कहलाते हैं और वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जो एमएलसी होते हैं, याद रखिएगा एमएलसी जरूरी नहीं है कि वो जन प्रतिनिधित्व हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके पास अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आप किसी पार्टी को दे दो, बोलोगे कि भैया मेरे को आप विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी बनवा दो, तो वो इजीली बनवा सकते हैं क्योंकि वो मनोनीत होते हैं किनके द्वारा, तो जो लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए रहते हैं नेता, उनके द्वारा। याद रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। साथ में इसके बारे में और भी चीज बताई हुई है कि जो हमारा मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3, टोटल असेंबली में जितने लोग होते हैं उसकी 1/3 होती है ले। और उसके साथ में क्या, मिनिमम कम से कम इसमें 40 लोग होने चाहिए। इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब लोग कभी इसके मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं। देखो लोग मतलब कहने का मतलब क्या, आवाम मतलब पीपल इसको सेलेक्ट ही नहीं करती। इसको सेलेक्ट कौन करते हैं, बड़े बड़े नेता लोग करते हैं जिनके पास पैसा होता है। इस चीज का एक बहुत बड़ा सा उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी देर के बाद हम लोग बताएंगे नीतीश कुमार क्यों आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं है। आपको इस चीज को मैं बताऊंगा, आपको जब सुनोगे तो बोलोगे ओ ये बात है, नीतीश कुमार इसीलिए एमएलए के मतलब देखो इसके मेंबर क्यों नहीं है, इस चीज को हम लोग तभी बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ आता है इसके ये जो होता है, एक बात कहा गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, यहाँ पे टर्म 6 ईयर दिया हुआ था। ये टर्म मतलब ये मत समझिए कि 6 साल के बाद उसको विघटित कर दिया जाएगा। एक्चुअली 6 साल में इसमें चेंजेस करने होते हैं संपूर्ण रूप से, और हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर्स को पूर्णतः बदल दिया जाता है। मतलब क्या, इसके जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो लेजिस्लेटिव असेंबली में चले जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। इसका टर्म देखो 6 साल में संपूर्ण रूप से चेंज आना जरूरी होता है। जैसे कि 100 मेंबर हैं, 33 मेंबर को 33 करके अगर 3 बार चेंज किया जाएगा तो वो हमेशा 6 साल में क्या हो जाएगा, सारे के सारे मेंबर चेंज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे 6 साल। इसीलिए एक और बात कही जाती है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वह कभी भी विघटित नहीं होता है, इसीलिए कहा गया। लेकिन जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसको हम लोग विधानसभा कहते हैं, इसके मेंबर्स हर 5 साल पे संपूर्ण रूप से बदल दिए जाते हैं। किनके द्वारा, तो मेजोरिटी पार्टी के द्वारा। फिर उसमें आती है नंबर ऑफ पीपल कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें 500 लोग होंगे, 500 लोग से ज्यादा नहीं होगा। अब मिनिमम स्ट्रेंथ इसमें 60 होता है, 60। हाँ एक और बात है, क्या 60 ही होंगे, ऐसी बात है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ हमारे इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जिसकी जनसंख्या बहुत कम है लेकिन वो पैसे वाले ज्यादा हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो बहुत सारे स्टेट में ऐसा देखा गया है कि वो लोग को 40 भी मिला हुआ है, मिनिमम वो 40 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि 60 आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मिजोरम देख लीजिए, छोटा सा हमारा स्टेट है, गोवा देख लो छोटा सा स्टेट है, तो उन सबों को कहाँ से लाएंगे, उतने मेंबर्स हो ही नहीं सकते हैं। उनके जो होते हैं एमएलए, उतने सारे एमएलए हो ही नहीं सकते हैं उतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जो छोटे हैं साइज में, उनको 45, 48 या फिर 40 मेंबर्स भी उनमें हो सकते हैं। हर स्टेट का अलग अलग होता है। और जो
MLC होता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जिसको हम लोग LC लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद कौन स्टेट बना सकता है, इन चीज़ों को भी हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। देखो कुछ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे राज्य हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, नोट उनके पास ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के पास ज़्यादा नोट है, हमारे बिहार के पास ज़्यादा नोट है, और आप देख लोगे इधर कर्नाटक। तो वो सब में क्या है ना, ज़्यादा पैसा है तो वो लोग बना लेते हैं, वो लोग फॉर्म करवा लेते हैं। और याद रखिएगा, जिस भी राज्य में विधान परिषद होगा वहाँ पे घोटाला उटाला ज़्यादा होता है। तो इन्हीं चीज़ को हम लोग शुरू करते हुए अभी क्लास को ओरिजिनली शुरू करते हैं और चीज़ों को आपको समझाते हैं। देखिएगा आगे। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाइकैर्मलिज्म को समझेंगे। ये बाइकैर्मलिज्म क्या होता है, ये द्विसदनीय पद्धति है। इस चीज को समझने से पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि द्विसदनीय पद्धति क्यों बनाई जाती है। देखो सबसे पहला कंडीशन द्विसदनीय पद्धति बनाने का यह होता है कि ऐसा स्टेट, याद रखिएगा, ऐसा स्टेट जहां पे जरूरत पड़ जाती है मेंबर्स को, जितने भी MLC या MLA होते हैं उनके बीच, मतलब उनके बीच में कोगुलेट करना होता है, तो उस केस में ही ऐसा किया जाता है। वैसे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी बाइकैर्मलिज्म ही है, वहां पे उच्च सदन और निम्न सदन दोनों आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स में नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे हिंदुस्तान में ऐसे 6 ही हैं जिनके पास बाइकैर्मलिज्म मतलब द्विसदनीय पद्धति है। सेंट्रल लेवल पर द्विसदनीय पद्धति को हम लोग राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा मतलब लोगों का हाउस, ज्यादा फेमस, राज्यसभा ऐसे लोग जो लोकसभा में होते हैं वो इन लोगों को चयनित करते हैं, इसीलिए ये कम फेमस होता है। ये एक बात मैं आपको बता देता हूं। अब एक और प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा में जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और लोकसभा में अनपढ़ लोग भी, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे नेता उता ऐसे होते हैं जिनको सिग्नेचर करने नहीं आता है, लेकिन वो MLC मतलब MLA कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। तो आप ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि अनपढ़ लोग भी हो सकता है लोकसभा में आपको मिल जाए, लेकिन राज्यसभा में हमेशा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। फिर हमारा इसी चीज का आता है हमारा स्टेट में। तो स्टेट में एक विधानसभा और एक हमारा विधान परिषद हो गया। हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों। एक बात मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट के पास विधानसभा और विधान परिषद नहीं होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं। देखो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा पुराना वाला मैप है, ध्यान रखिएगा। इसको अभी आपको हम पूरा का पूरा क्लियर करा देते हैं क्या चीज़ था। देखो एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। हम लोग शुरू से सब चीज़ को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे शुरू से शुरू करेंगे और आपको ठीक से समझाने की कोशिश। देखिए आर्टिकल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा। आर्टिकल 168 से लेकर के 212 के बीच में, और ये भी किसका, पार्ट 6 का, छठे पार्ट का, जो आर्टिकल 168 से लेकर के 212 के बीच में बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर होगा और उसका जो मतलब जो भी उसका फॉर्मेशन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें कितने पैसे मतलब होंगे, उसके सैलरी कितनी होगी, उन सब चीज़ों को इन आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। देखो उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक चीज़ यहाँ पर ये आता है कि जैसे कि आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी ना स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप बोलिएगा एक चीज़ कि क्या सर हम स्टेट लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो देखिए आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट का जो होता है ना कंडीशन अलग होता है। हर स्टेट का आप देख सकते हो, कुछ स्टेट आपको बहुत ज़्यादा आबादी वाले मिलेंगे, वहाँ की कल्चर थोड़ी कल्चर डेरिवेशन अलग टाइप की होती है। साथ साथ आप वहाँ पे देखेंगे उनके कंपोजिशंस जो होते हैं वो भी आपको अलग मिल जाएगा। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर एक बात होती है और हाँ एक और चीज़ बताते हैं, 2019 वाली बात को हम यहाँ पर कवर करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो 2019 में क्या हुआ था, ये जो हमारा JNK था, जम्मू एंड कश्मीर, इसको ना आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया गया और उसके तहत इसको क्या किया गया, इसको यूटी के अंतर्गत में ऐड कर दिया गया। यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग मतलब यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया था। और इस प्रकार से हम ये चीज़ समझते हैं कि अभी के टाइम में हमारे इंडिया में 6 ऐसे स्टेट्स हैं, 6 बच्चों ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर मिल जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मात्र 6 ऐसे स्टेट हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। अभी यहाँ पर कौन कौन से हैं हम इसको सबको बताते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है हम इसको कवर कर लेते हैं। देखो सबसे पहला हम लोग ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा बिहार है, ABCD से ले लेते हैं। बिहार के बाद हमारा कौन सा है, तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद हमारा कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। कर्नाटका
ओके, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद हमारा महाराष्ट्र, शॉर्ट में लिखता हूँ, और लास्ट हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये 6 स्टेट्स हमारे ऐसे हैं अभी भी इंडिया में जिनके पास द्विसदनात्मक मतलब बाइकैमरलिज्म वो लोग फॉलो करते हैं, और वहाँ पे गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद तीनों चीज़ आपको मिल जाएंगे। मात्र यही 6 स्टेट्स हैं, आप लोग देख सकते हो। इसको छोड़ देना बच्चों, ये वाला जो है ना इसको अभी हटा देना, क्योंकि जब 2019 में देखा जाए कि जैसे ही इस चीज़ को एबोलिश किया गया था आर्टिकल 370 को, 370 को जैसे ही एबोलिश किया गया था तो इस प्रकार से यूटी में कन्वर्ट हो गया। वैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर डिमांड किया है कि मुझे भी स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए, लेकिन अभी तक उस चीज़ को पारित नहीं किया गया है संसद से। जिस दिन संसद से पारित कर दिया जाएगा हो सकता है उसको भविष्य में मिल जाए, लेकिन अभी इस चीज़ को नहीं किया गया है। अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हुआ करती थी, अब उस चीज़ को एबोलिश किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग ये जितने ब्लू वाले स्टेट्स देख रहे हो, ये भी ये 4 और 6, यही 6 स्टेट के पास ये वाला सिस्टम है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। देखो नेक्स्ट हमारा आता है, अब कुछ एक्ट्स वगैरह है उसको भी हम लोग अभी ओके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलो एक्ट्स वगैरह है उसको अभी बता देते हैं, बाद में भूल जाएंगे हम। यहाँ पे है वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय विधायिका का पालन करते हैं। कौन कौन सा है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आप इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से स्टेट इसमें से नहीं है, कौन सा स्टेट है, तो इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। देखो अब आपको हम बताते हैं, एक छोटा सा एक्ट बताते हैं, तमिलनाडु वाली कंडीशन है, आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैसेज उधर आ रहा है बच्चों, चलो ठीक है हम लोग देखते हैं। देखिए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010, हम लोग 2010 का एक तमिलनाडु काउंसिल एक्ट को, तमिलनाडु काउंसिल एक्ट TNCA, इसके तहत में क्या एक मतलब कहा गया था कि तमिलनाडु में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, आफ्टर 2010-2011 में तमिलनाडु की सरकार फिर से इस चीज़ का डिमांड की, तमिलनाडु की सरकार 2010 में डिमांड कर दी कि मुझे ना मुझे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो। किससे डिमांड की? तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब हमारे पार्लियामेंट से। लेकिन क्या हुआ, 2010 में इस चीज़ को डिमांड की गई थी, लेकिन 2011 में पूरे तमिलनाडु सरकार का मेंटलिटी बदल गया। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उसके बाद वो लोग रेजोल्यूशन पास किए अपने स्टेट में, मतलब पूरे के पूरे मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया गया। तो उसके बाद ये डिसीजन आया कि भैया हम लोग को अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए था। अब उसके बाद एक और यहाँ पर बात आती है, आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश, आप इसको समझिएगा, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। इसके तहत यह रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जो मतलब आंध्र प्रदेश होगा उसके पास भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, लेकिन बाद में इसको एबोलिश कर दिया। इसीलिए आप सब देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के पास आज भी आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं मिलेगा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, एक 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट। और 7th अमेंडमेंट एक्ट कब का था? तो ये 1956 का था। इसके तहत क्या किया गया था, स्टेट के फॉर्मेशंस करे जा रहे थे, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट को फॉर्मेशन किया जा रहा था। और ये एक्चुअली क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट था, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके तहत इस चीज़ को लाया गया था कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, और उसमें ये लाया गया था, ये एक मतलब रिजोल्यूशन आया था कि जो हमारा मध्य प्रदेश होगा, MP, ध्यान रखिएगा, MP में भी क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाएगा, MP में भी COUNC काउंसिल को बनाया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए वह एक्ट लाया गया, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश को भी आप देख सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं मिला। तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था 1956 में। ये कब हुआ था, रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था सारे के सारे स्टेट्स को, लेकिन इस चीज़ को बाद में खारिज कर दिया गया, और आज तक हमारा ये जो मध्य प्रदेश है इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं मिला है। अब इस चीज़ को हम लोग और क्लियरली अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं। आप एक चीज़ समझना, अभी यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म को हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहीं पर समझते हैं। देखिएगा, देखो स्टेट में क्या होगा, अब बताते हैं यूनी, इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि मैं दोबारा इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बाई कुछ लोग होते हैं जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। यूनी का मतलब हो जाएगा एक, ध्यान रखिएगा। बाई का मतलब हो जाएगा 2,
यूनिकैर्मल सिस्टम में क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। स्टेट में ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर होगा बच्चों, ये हमारे स्टेट में होगा। यूनिकैर्मल में कौन कौन सा जो हमारा स्टेट होगा, स्टेट का लेजिस्लेचर होगा, उसके कौन कौन महत्वपूर्ण अंग होंगे इसको समझिएगा। सबसे पहला आपको गवर्नर तो आपको दोनों में मिलेगा, यूनी हो या बाई हो, गवर्नर वो आपको मिलेगा। गवर्नर के साथ साथ क्या मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में मिलेंगे। लेकिन बाई कैमरल सिस्टम होगा, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहेगा, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। देखिए सोनम खैर हमको पॉलिटी समझ में नहीं आता है। देखो सोनम, इंडियन पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बीपीएससी के ओरिएंटेड देखा रहता है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तब उसको एक बार बुक में ही पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए ना मैं एक दिन पहले बताता हूँ कौन सा कंटेंट होगा, तो आप फिर से पहले जाके बुक में थोड़ा सा भी देख लिया करो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम बाद में भी समझा देंगे, आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा। तो यूनिकैर्मल, यूनी का मतलब क्या होता है, एक। तो जो राज्य होगा, राज्य में जो सरकार होगी उसमें एक गवर्नर का होना अनिवार्य है। तो जितने भी राज्य हैं हमारे 22 जिनके पास अपना गवर्नर है, तो उसके साथ साथ उसके पास स्टेट लेजिस्लेचर भी है, ठीक है। जो बाइकैमरल सिस्टम फॉलो करने वाले ये कितने हैं, ये हमारे हैं 6 उनके पास गवर्नर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, और इसके साथ ये दोनों के साथ साथ इनके पास एक एक्स्ट्रा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी मेंबर्स होते हैं हमेशा याद रखिएगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, टीचर्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, मोटा पैसे वाले लोग के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। और जिस भी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, याद रखिएगा यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी मेंबर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से नेता लोग का ना भेजा हुआ ना, समझो तो एक तरीके से मतलब सीआईडी होता है जो वहां पे वर्क करते रहता है, और जब भी जरूरत पड़ती है नेताओं को तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर से कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें देखा जाए तो वैसे लोग होते हैं जो पैसे वाले, पावर वाले, या फिर पढ़े लिखे लोग होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा हो गया यूनिकैमरल सिस्टम और बाइकैमरल सिस्टम, मतलब एकल सदनीय पद्धति और द्विसदनीय पद्धति। अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं जो हमारा मेन शुरू होगा। ओके चलो ऊपर जाओ। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अब एक सदनीय विधेयिका क्या कहते हैं, एक एकल सदनीय। भारत में कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्य विधायिका में राज्यपाल और विधानसभा होती है। देखो इस चीज को शुद्ध हिंदी में मैंने पहले समझा चुका है आपको, ठीक है, जिसे हम एकल सदनीय विधायिका कहते हैं। और द्विसदनीय में क्या होता है, ऐसे राज्य में जिसमें राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा और विधान परिषद भी होगा, उसको हम लोग द्विसदनीय कहते हैं। आप इस बात को समझना, ठीक है। वही चीज को बताया जो मैंने अभी तुरंत पहले आपको जस्ट बताया। देखो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स वगैरह इसको मैंने बताया, इससे पहले हम लोग यूनियन पार्लियामेंट का एक कंडीशन को समझते हैं। समझिएगा इसको, यूएनआई और यूनियन पार्लियामेंट। देखो इसमें क्या कहा था, यूनियन पार्लियामेंट जो है हमारी, यह चाहे तो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म कर सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता है हर राज्य में होता है, आप इस चीज को जानते हो। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, यूनियन पार्लियामेंट करेगा। आप यूनियन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट का संसद ही करेगा इस चीज को, आप इसको ध्यान में रखना। लेकिन इसकी डिमांड कौन करते हैं, तो इसकी डिमांड स्टेट करेगा। आप इसको याद रखिएगा, अपने मर्जी से सेंटर चाहे, मतलब पार्लियामेंट चाहे संसद चाहे, तो अपने मर्जी से किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, विधान परिषद नहीं बना सकता है। उसके लिए स्टेट जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता है कि देखिए हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली ढंग से नहीं चल रही, राज्य संसदीय प्रणाली ढंग से नहीं चल रही है, हमको एक अलग डिपार्टमेंट चाहिए, उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वहां भारी मत से, मतलब याद रखिएगा वहां 2 मेजोरिटी होना चाहिए, भारी नहीं, 2/3 मेजोरिटी नहीं होना चाहिए, वहां मेजोरिटी से जैसे ही बिल पास हो जाएगा तो स्टेट में विधान परिषद बनाया जा सकता है। लेकिन विधानसभा हर राज्य में होना अनिवार्य होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किन के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, वो हम आपके द्वारा वोट देकर सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन विधान परिषद में जो लोग होते हैं वो किन के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, तो बड़े बड़े नेता के द्वारा किए जाते हैं, या फिर ऐसे लोग जो पैसा, मोटा पैसा वाले हैं, पावरफुल हैं, कद्दावर हैं, जो सरकार चला सकते हैं, और साथ साथ पढ़े लिखे लोग हैं
वो लोग चला सकते हैं। इसमें कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, सभी कंडीशंस को हम लोग आगे भी समझने वाले हैं। अब देखिए आर्टिकल 308, हम लोग कुछ आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 368 को समझते हैं। देखो आर्टिकल 368 कहता है कि स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और उसी केस में कोई भी रिजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पास हो सकता है, रिजोल्यूशन। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं क्या चीज है। देखो अगर बाय द वे कोई भी स्टेट में कुछ चीज चेंज करना है, बाय द वे वहां पे द्विसदनात्मक पद्धति को लानी है या फिर उसको हटाना है, तो उसके तहत क्या होगा, 368 आर्टिकल को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही रेजोल्यूशन, यह बिल पास हो पाएगा कि हाँ चलो इस चीज को हम लोग अप्लाई करना है। अब क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जा रहा था, उस समय में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज का अपोजिशन भी किया था। वो लोग बोले थे कि नहीं, ये चीज नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक ही आप स्टेट में आप MLA लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों बनाइएगा, तो एक तरीके से ये देखा जाए तो क्या क्या चीज़ में नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहला हमारा पैसा खर्चा होगा ज़्यादा। अब देखिए अब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑलरेडी चल रही है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बना, तो काउंसिल में एक्स्ट्रा मेंबर्स जो होंगे उनको तो सैलरी देना पड़ेगा ना, तो सैलरी में राज्य का खर्चा एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद उनको सुरक्षा देना पड़ेगा। अब सुरक्षा देना पड़ेगा तो अब उनको प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल वर्कर्स, मतलब जैसे कि अगर 45 मेंबर्स हैं, अब 45 मेंबर, तो 45 मेंबर को सिक्योरिटी देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, खाना पीना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी, तो ये सब चीज़ के कारण देखा गया, तो साथ में मेंटेनेंस वगैरह एक्स्ट्रा एक खर्चा आ जाएगा, मेंटेन करना, ये सब एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा किसके ऊपर, तो राज्य सरकार के ऊपर में। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसका अपोजिशन किया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने ही मेंबर्स थे, बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज भी किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस चीज़ को पास कर दिया गया। क्यों पास कर दिया गया? क्योंकि राज्य हित में कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट बन रहा था। लेकिन राज्य हित के साथ साथ इसमें करप्शन भी आने का चांस होता है। इस चीज़ को देखा गया बहुत सारे राज्यों में, क्या देखा गया कि बाद में आफ्टर कितने दिन के बाद, जैसे ही इंफॉर्मेशन हो गया, उसके 2-3 साल के बाद उसमें करप्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो इसीलिए बहुत सारे राज्य इसको अपोज भी किए, क्योंकि उनको पता था कि एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा कि इनके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर में, किस चीज़ में, पैसा खर्च में, सिक्योरिटी देने में, खाना देने में, रहना उना देने में। अब वो लोग तो मेंबर्स होंगे सिंपल, अब सिंपल मेंबर्स को आप पैसा दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो इसमें सरकार का नुकसान भी है, राज्य सरकार का, तो इसीलिए ऐसा किया गया था। लेकिन वैसे राज्य जो पावर वाले हैं, पैसा वाले हैं, साथ में उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो वो लोग राज्य परिषद की मांग किए और उनके मांग को दे भी दिया गया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, इसके मेंबर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट इलेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, इनको इलेक्ट करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, याद रखिएगा, उसके जो मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किनके कौन मेंबर होते हैं, जो लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, तो यही लोग इनको सेलेक्ट करते हैं कि कौन व्यक्ति होगा, कौन नहीं होगा। साथ में जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ टीचर वगैरह होते हैं, वो भी इस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे शिक्षक लोग किसी आदमी की चयन कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग को ही चयन करते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी लोग उसमें अनपढ़ हो, लेकिन एक्चुअली इसमें बुजुर्ग लोग भी होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, इसीलिए देखा जाए तो इसको पढ़े लिखों का भी सदन कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग पढ़ा लिखों का भी सदन कहते हैं इस चीज़ के लिए। अब उसके बाद है, ओके चलो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं आगे, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। देखियो संविधान के भाग 6 में, याद रखिएगा, संविधान के भाग 6 में 168 आर्टिकल से लेकर के 212 तक राज्य विधेयिका के कौन कौन चीजों को बताता है। संगठन, उसकी संगठन कैसे किया जाएगा, उसको कंडक्ट कैसे होगा, संरचना कैसे उसमें मेंबर्स का सिलेक्शन होगा, कितने समय के लिए होंगे, कौन से अधिकार उनको मिला जाएगा, कौन सा काम करेगा, और उनको कौन स्पेशल पावर्स दिया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। अब हालांकि ये संसद के समान है और कुछ अंतर भी नहीं। अब देखो आप इसको कह सकते हो, इस लाइन में आपको बताता हूँ, ये हिंदुस्तान के संसद पार्लियामेंट के जैसा है, लेकिन पार्लियामेंट के एकदम बराबर स्वरूप बोलोगे और कंपेयर कीजिएगा तो ये नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि बहुत सारे राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्य में ही मतलब राज्य परिषद होता है, इसीलिए आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो हमारे पार्लियामेंट के साथ में, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, देखो आर्टिकल 168, ध्यान रखिएगा 168 से 212 जितने भी आर्टिकल है सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में क्या। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है सारा याद करना नहीं बनता है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग पूरे आर्टिकल से याद किए, तो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में रहेगा। बहुत सारे आर्टिकल इसके अंदर कवर किए गए एक ही छोटा सा कंटेंट के ऊपर, तो इसलिए हम लोग सारे आर्टिकल्स को एक एक करके देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद नंबर 168 यह क्या कहता है कि राज्य में विधानमंडल का गठन होगा, विधानमंडल का गठन किया जाएगा। ये कितने नंबर आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 168। नेक्स्ट है आर्टिकल 170। देखो आप बोलोगे 69 क्या होता है, तो गठन के बाद उनकी संरचना, तो वो संरचना आता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, उसको भी हम हटा दिए, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना। अब इसका गठन के बाद यहां पर आ जाएगा हमारा इसका संरचना, उसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, कौन कौन हो सकते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 170 में कहा गया। अनुच्छेद 171 क्या बताता है? विधान परिषद की संरचना। एक है विधानसभा, याद रखिएगा, एक विधान परिषद। तो यह जो आर्टिकल है ध्यान रखना, ये हर राज्य में अप्लीकेबल नहीं होता है, ये हिंदुस्तान के सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में ही एप्लीकेबल है। इस चीज को आप लोग याद रखना, अनुच्छेद 171 हिंदुस्तान के हर राज्य में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारा आता है 172 में राज्यों की विधानमंडल की अवधि अब कितने साल का होगा? एक कभी खत्म, एक 17वां कभी नहीं होता है एक में, और एक में 17वां होता है 6 साल पे, लेकिन 1/3 मेंबर करके 17वां होता है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसा चीज होता है जिसमें 17वां कभी नहीं होता है, आप इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर को बदल जरूर दिया जाता है, ये बात है, और वही 1/3 करके 3 बार में, मतलब 6 साल में 100% चेंज हो जाता है, इसीलिए 6 साल की अवधि मानी जाती है किसको? हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1/3 याद रखिए, 1/3 इतना करके कितने साल में? 6 साल में पूरा का पूरा चेंज। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको भैया पूरा का पूरा 5 साल में पूरा का पूरा जितने ही मेंबर्स होंगे इनको बदलना पड़ेगा। तो ये उनका कार्यकाल हुआ। अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अब राज्यपाल का क्या प्रायोरिटी होता है स्टेट लेजिस्लेचर में, इसकी बात कहाँ है? 176 में। 77 में संसदों के बारे में मंत्री और महाअधिवक्ता के अधिकार। अब उनका क्या क्या अधिकार है, उनको कौन कौन सा विशेष अधिकार स्टेट में प्रोवाइड किया गया, वो 177 में। 178 क्या कहता है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन बनेगा उपाध्यक्ष, उसकी वहां पे। 79 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हट जाना। अगर कोई उपाध्यक्ष हट जाता है, उनकी डेथ हो जाती है सडन, और या फिर उनको अगर पद से हटाना है, तो उसके लिए कौन कौन सा केस उनके ऊपर होगा, केस मतलब कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उस चीज को 179 बताया। 180 में बताया हुआ है अध्यक्ष के पदों की कार्यशक्ति। अब उनकी पावर कौन कौन सी होगी? अध्यक्ष का, जो असेंबली के मेंबर्स होंगे उनके अध्यक्ष का जो पावर होगा, जो मेंबर्स के जो अध्यक्ष होंगे उनके पावर्स के बारे में। नेक्स्ट है 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अगर पद से हटाना है तो उसके लिए संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन होगी, न होगी, उस चीज को यहां बताया गया। 82 में कहा गया है विधान परिषद का सभापति और उप सभापति। 83 है सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना या पद से त्याग पर हट जाए। तो आप देख सकते हो सिस्टमेटिकली जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी सबसे पहले क्या होगा, उनका संरचना, उसके बाद उनका जो कितने समय का कार्यकाल होगा, फिर उनके अधिकार, और लास्ट में उनको हटाना। तो सबके लिए ऐसा किया गया। आप देखो सभापति का शक्ति, अब उसके पावर के बारे में कह रहे हैं, उसके बाद सभापति को हटाने की बात हो रही है, उसके बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति का वेतन और भत्ता। देखो इस वाले आर्टिकल को इंपॉर्टेंट मानना आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, ठीक है। 87 में है राज्य और विधानमंडल का सचिवालय। अब सचिवालय किस जो भी आप देख सकते हो, आप लोग एक जॉब के बारे में जानते होंगे, सचिवालय सहायक, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ना, उसके लिए सचिवालय का जो फॉर्मेशन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे 87 में। 88 में है सदस्यों का शपथ और प्रतिज्ञान। अब लोग शपथ लेते हैं भाई, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। 89 में सदनों के मतदान रिक्त होने पर साधनों का कार्य करने और शक्ति की गणपूर्ति। अब यहाँ पे उनकी शक्ति वगैरह के बारे में देखो, इसमें जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ये सब सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। सारे के सारे अनुच्छेद को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा ज्ञानी मत बनिएगा,
दिमाग खराब हो जाता है उसमें। लास्ट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा। विदेश लिखा हुआ, धन विधेयक की परिभाषा, यहाँ पे विधेयक होना चाहिए। धन विधेयक क्या होता है, उसकी परिभाषा 199 और लास्ट में 200 विधायकों पर अनुमति। अब विधायक जो भी होते हैं उनकी अनुमति क्या क्या है वो, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने टिक लगाया 2 ठो और 3 ठो, यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है, इतना को आप लोग याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 68 है जो राज्य के विधानमंडल का गठन को बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। अन्य सब आप लोग बस एक बार पढ़ लेना, उतना से ही आपका काम चल जाएगा। देखो लास्ट है हमारा 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अब वित्तीय विवरण उतना इंपॉर्टेंट रहता है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। देखो नेक्स्ट हम आता है राज्य विधानमंडल का संगठन, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एक वाक्य बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के लिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश बता देता हूँ, उनको उनका जो लोकसभा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वह उनको मिला था किस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इनको मिला था 1957 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1957 में मिला, और फिर क्या हुआ, इनको फिर आंध्र प्रदेश को 1985 में 1985 में इसको विघटित कर दिया गया था। विघटित, याद रखना है इसको, विघटित कर दिया गया था, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में, ये जो था ना, इसको मिला दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में। आप इसको ध्यान में रखना, क्यों इसको मिला दिया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जरूरत महसूस नहीं हो रही थी किस चीज की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो 1957 में इसको मिला, किसको, आंध्र प्रदेश को, और 1985 में इसको विघटित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर 2007 में, यस 2007 में इसको फिर से रिफॉर्म किया गया था, फिर से बनाया गया था, तो फिर उसको दोबारा मिला था। अब एक और बात आती है तमिलनाडु के बारे में, याद रखिएगा तमिलनाडु, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में ज़्यादा लंबा टाइम जाता है। आप लोग इतना से पढ़ सकते हो, एपी मतलब आंध्र प्रदेश होता है, टीएल मतलब तमिलनाडु होता है। अब अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे आएगा वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लिख देंगे क्योंकि उससे भी रिलेटेड है। तो देखो तमिलनाडु को कब मिला था, तमिलनाडु को मिला था 1986 में। देखो 1986 में मिला नहीं था, ये एबॉलिश कर दिया गया था, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्य परिषद होगी वो वहाँ पे नहीं होगी, तो इसको एबॉलिश मतलब खत्म करना है, ABOLISH, हम हिंदी में भी लिख देते हैं। इसको खत्म कर दिया गया था कब, तो 1986 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2010 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक माइलस्टोन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम मील का पत्थर है एकदम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पॉइंट में। 2010 में तमिलनाडु का जो मतलब जो राज्य की सरकार थी ना, उन्होंने फिर से डिमांड की कि भैया मेरे को फिर से आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आप मेरे को फिर से दे दो। लेकिन फिर क्या हुआ, 2011 में कुछ शायद वो लोग विचार फिर से किए तमिलनाडु वाले, और बोले नहीं भैया फिर से मेरे को ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए, इसको वापस कर लिए वो। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 2010 में तमिलनाडु को चाहिए था क्या चीज़, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य परिषद जिसको कहा जाता है। लेकिन फिर 2011 में तमिलनाडु बोल दिया भैया मेरे को नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, एक्स्ट्रा बर्डन हमारे स्टेट के ऊपर चला आएगा, क्योंकि उसमें पैसा, पावर, सुरक्षा, खाना पीना और सैलरी वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, इसलिए राज्य मना कर दिया था बाद में। लेकिन पहले इस चीज़ को मांगा गया था 2010 में। इस बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसलिए बीच में मैं इसको ऐड कर दिया हूँ। वैसे इसको अभी बताने का उतना ज़रूरत नहीं था, ये बाद में बताने। देखो फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन देते थे स्टेट लेजिस्लेचर। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, राज्य विधानसभाओं के संगठन में कोई एकरूपता नहीं है। देखो जितने भी हिंदुस्तान में आपको स्टेट्स मिलेंगे ना, सब में बराबर, अब बोलोगे कि क्या हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो होंगे क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हर स्टेट में 60 मिनिमम होना ही है तो होना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि मैक्सिमम 500 होगा, एक बात याद रखिएगा, मैक्सिमम 500 होगा, और मिनिमम याद रखना है बहुत सारे स्टेट के लिए कि 60, कम से कम, ये कम से कम होगा और ये ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कुछ स्टेट में जो छोटे छोटे हैं उसमें 60 से कम भी हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। इसका हम लोग उदाहरण दे देते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल, ANCHL, अरुणाचल प्रदेश के साथ देखिएगा, इसके साथ सिक्किम भी है, हाँ सिक्किम और गोवा। देखो ये जो 3 ठो हमारा राज्य है, इसमें मिनिमम कितना है पता है, 30, याद रखिए इसमें मिनिमम 30 है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स। लेकिन
एक और बात है, मिजोरम आपको याद रखना, मिजोरम भी छोटा राज्य है, इसमें भी 40 है मिनिमम, याद, ये मिनिमम, सभी को मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम, मैक्सिमम में 500 तक जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और मिजोरम के बाद जो हमारा लास्ट आता है छोटा ही राज्य है नागालैंड, नागालैंड में 46 है अभी के टाइम के तहत में दिखा दिया, ये मिनिमम। मैक्सिमम ये सभी राज्यों में मैक्सिमम ना 500 जा सकते हैं, लेकिन 500 किसी भी राज्य में नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सा ऐसा राज्य है हमारे हिंदुस्तान का जिसके पास सबसे बड़ा स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो सबसे बड़ा है, कौन से राज्य के? आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। सुनूंगा नहीं क्योंकि ईयरफोन नहीं लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारा था। अब एक और है 104वां अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2009 वाला, मैं उस चीज को बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो आने दीजिए कंटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था, मैंने इस चीज को बताया। प्रतिभा का जवाब एकदम सही है, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्रतिभा। नेक्स्ट है 22 राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है, ध्यान रखना है इस चीज को। उसके बाद है विधान परिषद, ठीक है, उच्च सदन, ध्यान रखिए, विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, और विधानसभा को हम लोग कहते हैं निचला सदन। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? विधानसभा, याद रखिएगा, सभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिषद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हर राज्य में परिषद नहीं है, और ये पहला सदन और लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है, सिंपल सी बात है। एक प्रश्न आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, आना चाहिए था। वो प्रश्न क्या है बच्चे, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कोई राज्य अगर विधान मतलब परिषद बना लेती है तो क्या उस राज्य को विशेषाधिकार मिलता है? नहीं, याद रखिएगा, ऐसे राज्य जो विधान परिषद बनाती है उसको विशेषाधिकार नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो एक प्रेशर क्रिएट करती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट पे, और वो अपने सिस्टम को जब बाइकर्मलाइज करती है, द्विसदनीय करती है, दैट्स मीन उसको ज्यादा जरूरत पड़ रही है मेंबर्स की, किस चीज को? स्टेट को चलाने में, इसलिए उसको विशेषाधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आप देखिएगा जितने भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो द्विसदात्मक नहीं है, लेकिन उस चीज को भी हम लोग आगे देखते हैं क्यों है। बहुत सारी चीजों को हम लोग आज एक क्लास में तो नहीं होगा बच्चों, कम से कम 2 क्लास चाहिए इसके लिए, तो 2 क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर भी करेंगे, ठीक है। देखो उसके आगे हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। मतलब क्या, संविधान चाहे, याद रखिए पार्लियामेंट और संविधान बोलेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम पार्लियामेंट से संबोधित कर देते हैं संविधान को, लेकिन आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। तो संविधान जो होता है, संविधान में याद रखिएगा इस चीज के बारे में लिखा हुआ है कि राज्य के पास ही ये शक्ति होती है कि वह परिषद, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उस चीज की डिमांड करे, वो चाहे तो कर सकता है और वो चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन बात घूम करके आ जाती है पार्लियामेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट उसको देगा बना करके या नहीं देगा, लेकिन डिमांड करने का काउज होता है स्टेट का। अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्ट नहीं बोल सकता है कि गोवा के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होगा, नहीं, स्टेट नहीं बोल सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, लेकिन गोवा कह दे कि भैया मेरे को विधानसभा विधान परिषद दोनों चाहिए, तो भैया विधानसभा विधान परिषद दोनों चाहिए, तो ठीक है, तुम्हारे लिए हम, आप पहले अपने क्या करो, आप विधानसभा में जाओ और 2/3 मत से वोट को पास कर लो, 2/3 मत से पास करवाइए, और अगर पास हो जाता है 2/3 मत से तो चलो ठीक है, मैं आपको विधान परिषद एलोकेट कर दूंगा। लेकिन सब चीज घूम करके हमारे प्रेसिडेंट साहब पे चली आती है, प्रेसिडेंट साहब अगर इसको पास नहीं करेंगे तो भाई पास नहीं होगा। लेकिन हर तरीके से आप इस चीज को समझते रहना कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है संसद एक विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। हाँ देखो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होता है, पार्लियामेंट चाहे तो बना हुआ किसी भी राज्य में, अगर बाय द वे किसी राज्य में उसको लग रहा है कि विधान परिषद बन गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल के कारण समस्या आ रही है राज्य में, तो वो क्या करेगा कि उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिला सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली किसका हिस्सा है? लोगों के द्वारा सिलेक्टेड मेंबर्स का हिस्सा है। तो उसके बाद क्या कहता है, वही चीज लिखा हुआ है, यदि संबंधित राज्य विधानसभा या उसका प्रभाव के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है, हाँ एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर डिमांड कोई राज्य करेगा तो उसको एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा 2/3 मतों से अपने एमएल मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पास करना पड़ेगा, और जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाएगा 2/3 से, तो उसके लिए आवंटित किया जा सकता है, इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।
अब उसके बाद क्या है, हाँ यही चीज बताए विशेष बहुमत से। हाँ एक और चीज, अब एक और बात याद रखिएगा, तो यह चीज अगर स्टेट में पास हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी याद रखिएगा, मतलब पार्लियामेंट में भी पास होना है, लेकिन पार्लियामेंट में 2/3 से नहीं, विशेष बहुमत से पास होना होता है, ये एक बात होती है। स्टेट को पास कराना है तो आपको चाहिए 2/3, ध्यान रखिएगा, स्टेट को 2/3 से, सेंट्रल को विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत में हो सकता है 2 पेपर भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, चलेगा, लेकिन विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन स्टेट को अगर चाहिए तो उसको 2/3 से पास करना पड़ेगा, कहाँ, अपने विधान सभा में, न कि विधान परिषद में, क्योंकि विधान परिषद की मांग विधानसभा के रहते हुए ही की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यों में दूसरा सदन होने पर विचार की संविधान सभा में इस आधार पर आलोचना की गई थी कि यह लोगों के लिए प्रतिनिधि नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जिस टाइम में मैं आपको बताता हूँ, जब संविधान सभा मतलब वो जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर रही थी, तो जब क्रिएशन हो रहा था तो इसमें जो भी मेंबर्स हुआ करते थे, जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जो इसको क्रिएट करा रहे थे हमारे संविधान को, तो उन्होंने कहा था कि जो मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा ना, इसमें जो मेंबर होंगे ये लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, मतलब लोग उसको वहां पे किसी भी लोग को चुन के नहीं भेजते हैं, तो इसीलिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेकिन बाद में इसको ये भी कहा गया कि थोड़ा एक्सपेंसिव संस्थान हो जाएगी। एक्सपेंसिव संस्थान क्यों हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे ऑलरेडी नेता हैं जो काम कर रहे हैं, और एक अलग सदन बनाना मतलब समझिए तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है स्टेट के ऊपर लाना, इसलिए इसको महंगी संस्थान भी कहा गया था। मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी पहले बताया है आपको। तमिलनाडु की विधान परिषद 1986 में और पंजाब की और पश्चिम बंगाल की 1969 में समाप्ति कर दी। मैंने इस चीज़ को भी ऑलरेडी मेंशन पीछे कर दिया है, आप लोग इस चीज़ को देखना। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ 2 हाउस, इसका जो कंपोजिशन होता है ये कितना कितना होता है, आप इस चीज़ को देखना। देखो देखो इसमें क्या कहा गया है, इसकी अधिकतम ताकत मतलब ताकत मतलब ये मत समझना वो पावर, यहाँ पर उसके नंबर ऑफ पीपल मतलब कि मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 तय किया गया है, कहाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, बहुत सारे राज्य हमारे हैं, जैसे कि आपको बताए थे मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा, ये सब ऐसे राज्य हैं जिनके पास 60 से कम भी है, लेकिन मैक्सिमम को एलोकेट किया गया है 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मनोनीत सदस्य, इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कौन होता है। हाँ ये वाला एक कंडीशन है, इसको मैं ये गायब हो चुका है, इसको याद रखना, ठीक है। मैं इसको ही बताता हूँ, राज्यपाल एंग्लो भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो भैया ये वाला चला गया है, खत्म हो गया है। इसको कब खत्म किया गया है, 2009 में। बताता हूँ क्या हुआ था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब का, 2009 का। कौन सा, 104वां, ध्यान रखना। इसके तहत इस चीज को लाया गया कि जो भी एंग्लो इंडियंस होंगे वह अब सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। ये चीज को डाला गया किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत, जो कि 104वां संविधान संशोधन था। और इसके तहत एक और चीज को लाया गया था कि SC/ST मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स होंगे उनके मेंबर्स को 10 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब कि 10 साल तक उनका प्रावधान ला दिया कि 10 और साल तक यह लोग रह सकें। तो 2009 से 2019, फिर तो ये 2019 में फिर चेंज किया गया। वैसे अभी तक कोई अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, नहीं तो ये हो सकता था 2009 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत कुछ ना कुछ चेंज किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है इस चीज़ का। तो आप लोग यह वाला में मनोनीत सदस्य में ये जो बोल रहा है ना एंग्लो भारतीय समुदाय, इसको काट देना बच्चों। क्यों काट देना, क्योंकि इसको 2009 में एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। बस यही था, और क्या है हमारा, देखते हैं हम लोग आगे। देखो आगे क्या कहा गया है कि संविधान के प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या बहुत कम होती है, वैसे राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन लोगों का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस केस के लिए जो भी हमारी संसदीय प्रणाली है वह इस चीज को रखी हुई है कि उनके लिए सीट आरक्षित होगा, क्योंकि अब देखो
बहुत सारे स्टेट्स ऐसे देखे गए हैं जिसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लोग होते हैं उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसीलिए वहां से कुछ मेंबर्स का देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीट रिजर्व होता है कि वो लोग कुछ सीट अपने पास रखेंगे। और सबसे पहली बात, इसमें सारे लोग एडुकेटेड होते हैं, तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो लोग कुछ भी डिसीजन लेंगे तो सोच विचार करके लेंगे। इसीलिए इस चीज को अमेंडमेंट एक्ट 2009 का 104वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा परिषद की कंपोजिशन, मतलब संरचनात्मक। इसमें क्या कहा गया है कि परिषद की अधिकतम ताकत विधानसभा की कुल ताकत का 1/3 तय की जाती है। ठीक है, और न्यूनतम ताकत 40 पर तय की गई है। अब देखो, हालांकि मैंने अभी तुरंत बताया कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। वैसे देखा जाए किसमें कौन कौन से स्टेट में 30 है, तो ध्यान रखिएगा गोवा, सिक्किम, और गोवा सिक्किम और उसके साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश, शॉर्टकट में बताइए इसका कितना है, इसको एक बार नोट कर लो अगर मन कर रहा है कहीं पे। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं, 30 हैं। और मिजोरम में कितना है बच्चों, मिजोरम में हमारा है 40 मिनिमम। और इसके साथ साथ में नागालैंड में कितना है, नागालैंड में 46 है। अब इसको याद एक बार कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको भले ये चीज़ समझ लो पूरा का पूरा, लेकिन लास्ट में घूम करके आपको ये चीज़ ही क्वेश्चन में आने वाला है परीक्षा में कि कहाँ कितने हैं, ये बात कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। तो सबसे कम याद रखिएगा 3 राज्यों में है, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन समझाने के लिए हर एक टॉपिक को हमको अलग अलग करके बताना पड़ता है। देखो अब इनका नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इनके चुनाव का तरीका। हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, कल के दिन मतलब कि नेक्स्ट डे हम लोग, वैसे नेक्स्ट डे जो भी हमारा रूटीन है उसके हिसाब से चलेगा। मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग आय का चीज़ को कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम को भी हमको सुनना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आता है तो उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ता है। तो जितने ही बच्चे हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट डे मतलब कि जो भी हमारी क्लास चलेगी अकॉर्डिंग टू रूटीन चलने वाली है। और हम लोग जो अपना स्टेट लेजिस्लेचर है इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए यूट्यूब पे बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।